जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर करते आ रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन, जिसमें क्वेश्चन होंगे कुल 50। एक टेस्ट जो है 13/6/2024 को एप्लीकेशन पे करवाया गया है। साइंस टेक्नोलॉजी जो है सब्जेक्ट है। तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए, पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है 11 रुपये। टेलीग्राम पे आप पहले मुझसे बात कीजिएगा, क्यूआर दूंगा, उसके बाद पैसा भेजना, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेक्षक तथा ध्वनि स्रोत के बीच आपेक्षिक गति के कारण आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होने की घटना डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ये तो आपको भी पता होगा और सभी को पता है कि डॉपलर प्रभाव जो है आवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्रोत एवं प्रेक्षक के बीच दूरी घटने के क्रम में आवृत्ति घट जाती है तथा दूरी बढ़ने के क्रम में आवृत्ति बढ़ जाती है। देखिए, दूरी घटने के क्रम, जैसे ट्रेन जो है, ट्रेन को लेकर आप सोचिए, ट्रेन जब हॉर्न देता है और आपके पास आता है तो बहुत तीक्ष्ण आवाज़ आती है। इसका मतलब बहुत तीक्ष्ण आवाज़ आती है, इसका मतलब है कि आवृत्ति जो है वो बढ़ रही है। यानी दूरी जब घटती है उस समय आवृत्ति बढ़ना चाहिए, तो यहाँ घटना जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट, बर्फ़ में नमक मिला देने से बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है हिमांक का घटना। क्या होगा? हिमांक का घटना। देखिए, जब कोई द्रव्य जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इसे हिमांक बोलते हैं। जब कोई द्रव्य जो है ठोस में बन जाता है तो वो हिमांक की प्रक्रिया, यानी हिमांक की प्रक्रिया जो है इसमें हुई है। और एक सेकेंड, और जब बर्फ़ में जो है नमक मिला देते हैं तो बर्फ़ का जो, यानी जल का जो हिमांक होता है, यानी बर्फ़ का हिमांक जो होता है वो और भी कम हो जाता है। यानी ऐसे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन नमक मिलाने के बाद -1 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस लगभग ऐसे आ जाता है, मतलब माइनस में आ जाता है। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे आइसक्रीम वाले को या फिर कोई अलग अलग चीज़ पे जहाँ पे बर्फ़ का यूज़ होता है, वो लोग नमक डाल के यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बर्फ़ जो है जल्दी गले नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति, आकार तथा कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। ये जो है सही है। नेक्स्ट है, समान आकार तथा समान कार्य को संपादित करने वाले उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। बिल्कुल गलत है। समान आकार नहीं होगा, भिन्न भिन्न आकार और भिन्न भिन्न कार्य को संपादित करके अंग बनता है। ठीक है, देखिए, और आपको जानना चाहिए हमारे शरीर के किसी भी अंग का निर्माण में 4 उत्तक की आवश्यकता होती है। कितने उत्तक? 4 उत्तक की आवश्यकता है। तो वो 4 कौन कौन सा है? एक है उपकला उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सेल का निर्माण होता है। सेल के बाद जो है टिश्यू का निर्माण होता है। सेल मिलके भिन्न भिन्न, देखिए, भिन्न भिन्न सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है, और फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। ऑर्गन सिस्टम मिलके जो है बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर पता चल गया हो, केवल एक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव के एक आंख का दृष्टि क्षेत्र की तुलना में दोनों आंखों की दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। देखिए, मानव के एक आंख का क्षैतिज क्षेत्र जो है वो 150 डिग्री होता है। कितना होता है? 150 डिग्री एक आंख का। लेकिन दोनों आंख का लिया जाए तो वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है, मानव की एक आंख का दृष्टि क्षेत्र उतना ही होता है जितना दोनों आंख को मिलाकर। बिल्कुल गलत है, केवल एक जो है वो सही है इसमें। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि मानव से अधिक दृष्टि क्षेत्र जो है अब वो पशु का होता है, जिसके दोनों साइड, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, इन सभी का जो है दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है मानव से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन के सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है? एल्केन हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। ये n बराबर अगर हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो CH2 CH4 एक मिल गया। अब चलिए n बराबर अगर 2 रखते हैं तो C2H 2 4 + 2 6, C2H6 हो गया। C2H6 नहीं दिया है। ठीक है, चलिए n बराबर 3 रखेंगे तो C3H 6 2 8, H8 हो गया, ये भी मिल गया। और C4H10 भी मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप n का मान 4 रखिएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कौन सा समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो C2H4 जो है ये समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है, क्योंकि C2H6 जो है वो समजातीय श्रेणी का सदस्य हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 2 रखने पे। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा? निम्नलिखित में से
किसका द्रव्यमान जो है वो सर्वाधिक होगा। आपको मैं बता दूं, किसी भी यौगिक या अणु के 1 मोल का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी यौगिक या अणु के 1 मोल का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है और किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और एक बात जान लीजिए आप लोग कि ऑक्सीजन का जो है वो होता है 16 AMU। तो ऐसे O2 है तो 16 गुना 2 कितना हो गया 32, और इसमें O2 में 0.7 दिया है तो 32 गुना 0.7 कीजिएगा तो आपको लगभग 22.4 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, पहला आ गया कितना 22.4 द्रव्यमान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 0.7 O2 नहीं दिया है, सिर्फ O है, इसका आधा हो जाएगा 11.2। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का 6.022 इंटू 10⁻23, इसका हो जाएगा 44, हाँ 44 के आसपास हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 22 के आसपास। ठीक है, इसका 88 होगा, इसका 44 होगा। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक पूछ रहे हैं सर्वाधिक हो जाएगा O2 के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर। नेक्स्ट है अलग अलग स्रोतों से निकलती एक्सरे और गामा रे निर्वात में X और G से गमन करती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है वो समझ लीजिए। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल जो है ना, चाहे कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग हो, उसकी चाल जो है निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर ही होगा। 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर ही होगा। और ये किसकी चाल है आपको पता होना चाहिए, ये जो है प्रकाश की चाल है। किसकी चाल है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो कोई भी चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसकी चाल निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर ही होगा। और विद्युत चुम्बकीय तरंग वैसे कौन कौन से, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, लिखना है तो लिख लीजिए। पहला हो जाएगा गामा तरंग, दूसरा हो जाएगा एक्स किरण, तीसरा है परावैंगनिक किरण, चौथा हो जाएगा दृश्य किरण, पाँचवा हो जाएगा अवरक्त किरण, छठा हो जाएगा सूक्ष्म तरंग या सूक्ष्म किरण जो भी बोलिए, और सातवां हो जाएगा रेडियो। और ये सभी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, 7 बता दिए, यही 7 होते हैं। तो ये जो है बराबर होगा, किसी का भी निकालिए वो बराबर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मानव के श्रव्यता प्रकाश 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहता है, सही है। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को अपश्रव्य कहते हैं, अपश्रव्य नहीं प्राश्रव्य कहते हैं, तो यही गलत है। तो यही पूछ रहा था कौन सा गलत है, यही गलत है। 20 हर्ट्ज से अधिक नहीं, प्राश्रव्य भी नहीं बोलेंगे, श्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्रव्य बोलेंगे इसको, क्योंकि ये है ना श्रव्य। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को प्राश्रव्य बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम होगा उसे अपश्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है। उसे पढ़ने के लिए आवश्यक चश्मे में लगे लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, और उसे पढ़ने के लिए आवश्यक चश्मे में लगे लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए वैसे तो एक मानव की सुदृष्ट दृष्टि जो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसे जो है 50 सेंटीमीटर पर न्यूनतम दिखाई देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वस्तु 25 सेंटीमीटर पे है उसकी परछाया हमें 50 सेंटीमीटर पे बनाना पड़ेगा। उसकी परछाया कहाँ बनाना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर पे। इसका देखिए ये न्यूमेरिकल्स है। हाँ आप देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है। मैं यहाँ पे अच्छे से स्पष्ट तरीक़ा से बना नहीं पाता हूँ इतनी छोटी सी स्क्रीन पे, लेकिन मेरे द्वारा जो नोट दिया जाता है पेड ग्रुप में, उसमें स्पष्ट तरीके से सब कुछ लिखा हुआ रहता है, सब कुछ बनाया हुआ रहता है। जितना भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ लगभग सब कुछ जो है उसमें बनाया हुआ रहेगा। न्यूमेरिकल्स जो है वो तो बनाया हुआ रहता ही है। तो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में जो है सी, इसका पहले मैं बता देता हूँ। यू बराबर -25 सेंटीमीटर है, भी बराबर -50 सेंटीमीटर है, और निकालना क्या है, एफ निकालना है। इसमें फार्मूला लगा दीजिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, जो मैं आपको सॉल्व करके अभी नहीं दे रहा हूँ, ये नोट में आपको मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी जीवित कोशिका के भीतर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो सभी जीवित कोशिका के भीतर जो है श्वसन क्रिया संपन्न होती है। विषाणु कोशिका के स्वरूप न होकर भी श्वसन करती है, बिल्कुल गलत है, केवल एक जो है वो सही है। गति प्रेरक किस अंग के कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो आपको पता ही है गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है, किस अंग से, ये संबंधित हो जाएगा हृदय से। लेकिन पेसमेकर जो है तंत्रिका उत्तक, यानी जो हृदय है, हृदय के दाएं अलिंद में एक SA नोड होता है। क्या होता है, SA नोड, उसे ही पेसमेकर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट NTP पर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस का आयतन NTP पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आयतन के समतुल्य होगा। ये हो जाएगा 88 ग्राम। इसे याद रखना है तो याद रख लीजिए, कितने बार पूछा गया है। बाकी इसे सॉल्व करने पे ये आपको नोट्स में ही मिलेगा। नेक्स्ट
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु के कक्षा सेल की ऊर्जा को सबसे कम होता है। परमाणु के कक्षा सेल की ऊर्जा सबसे कम होता है, सही है। परमाणु के कक्षा में उपस्थित एस उपकक्षा की ऊर्जा सबसे अधिक होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्मजीव प्रोकैरियोटिक नहीं है? कौन सा एक सूक्ष्मजीव जो है वो प्रोकैरियोटिक नहीं है? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड जो है वो प्रोटेस्टा ग्रुप में आता है, और प्रोटेस्टा जो है प्रोकैरियोटिक ना होकर यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक। प्रोटेस्टा ग्रुप जो है पूरा यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए वर्तिकाग्र उपयोग में लाया जाता है, और वर्तिकाग्र जो है फूल जो होता है यानी पुष्प जो होता है, पुष्प का मादा भाग है। क्या है? फूल यानी पुष्प का मादा भाग है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे में फूल खिलते हैं? तो फूल जो है एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे में खिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? घर्षण बल का मान सतह के रुखेपन पर निर्भर करता है, सही है। सतह के रुखेपन को समाप्त कर देने से घर्षण बल का मान शून्य हो जाएगा। देखिए, घर्षण बल चाहे आप कहीं भी खड़ा कर दीजिए वो शून्य नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य नहीं हो सकता है। थोड़ा ही होगा, एक होगा, जीरो, मतलब थोड़ा हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। तो कथन जो है ऑप्शन बी सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल का मान कारण आणविक आकर्षण है, ये भी सही है। नेक्स्ट, तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन का प्रमुख स्रोत है शैवाल। और आपसे पूछा जाए प्रथम पीढ़ी की, तो प्रथम पीढ़ी में सोयाबीन या मक्का हो गया, और सेकेंड पीढ़ी में आप ले लीजिए मानव हेतु उपयोगी जो नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक यानी कचरा हो गया, ये सब जो उपयोगी नहीं है उसे अद्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त की प्रकृति कैसी है? तो मानव रक्त की प्रकृति कोलाइड है। कैसा है? कोलाइड है। मानव रक्त की प्रकृति कैसा है? कोलाइड है। नेक्स्ट है, तत्वों के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में है। अच्छा, इसमें देखिए ये सारा गुण है किसी एक तत्व में, इस चारों में से किसी एक तत्व में पाया जाएगा, उसे ढूंढना है किस तत्व में। आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 में, तो वर्ग 17 में पता ही आपको कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब वर्ग 17 में आता है। नेक्स्ट है, अधिक क्रियाशील होने के कारण यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। हाँ, ठीक है। डिकॉन विधि द्वारा तैयार किया जाता है, महत्वपूर्ण यौगिक निर्माण इस्तेमाल होता है। हाँ, डिकॉन विधि द्वारा जो है इनमें से किसको तैयार किया जाता है, ये बताइए। तो डिकॉन विधि द्वारा जो है क्लोरीन को तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर जो है क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आवर्त सारणी के किस वर्ग के धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो वो धातु है वर्ग एक। कौन सा है? वर्ग एक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, फ्रांसियम, ये सभी जो आता है इसके अंतर्गत आता है। तो वर्ग एक के अंतर्गत ये सभी आता है, और उसे जो है चाकू से या ब्लेड से या कैंची से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक ब्लैक बॉडी द्वारा 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्सर्जित ऊर्जा 3 जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है। तो 527 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसकी मात्रक में उत्सर्जित ऊर्जा का मान क्या होगा, इसे समझने का जरूरी है। देखिए, उत्सर्जित ऊर्जा का मान निकालना है, इसमें स्टीफन का नियम लगाना पड़ेगा। किसका? स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम होता है E समानुपाती T⁴। ये है स्टीफन का नियम। अब आगे बताता हूँ मैं आपको। वैसे यहाँ पे आपको कम समझ आएगा, नोट में अच्छे से बनाया हुआ है तो आप समझ जाइएगा। 127 दिया है और इसको केल्विन में बदलेंगे तब तो बनेगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है, तो इसमें 273 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 400, और इसमें 527 में 273 जोड़िएगा, हो जाएगा 800। यहाँ तक समझ गए? ये 2 गुना है, यहाँ तक समझ गए। आगे की बात अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो E समानुपाती जो है T⁴ है, लेकिन ये क्या हो गया था, 400 से 800 हो गया था। इसमें हो जाएगा E समानुपाती 2T⁴। तो 2T⁴ यानी 2⁴ यानी 16, और यहाँ पे पहले से जो है T⁴ का मान 3 जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो 16 आ गया यहाँ पे, और पहले से 3, तो 16 3 48। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48। केटामाइन है, तो केटामाइन क्या है ये पूछ रहा है। इसमें केटामाइन हो जाएगा आपको बेहोशी का दवा, और बेहोशी का दवा ये जो केटामाइन मानव के लिए नहीं, ये मवेशी के लिए। नेक्स्ट, फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है ये हुआ 1809 में, और इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था लेमार्क ने। किसने लिखा था? लेमार्क ने। और इससे संबंधित 2 पुस्तक और है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1869 में प्रकाशित हुआ, और इसके लेखक हैं डार्विन। एक पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, और इसके लेखक हैं ओपेरिन। नेक्स्ट है, LiH जैसे यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो ऑक्सीकरण अवस्था जो हो जाएगी इसमें -1 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख समजात अंग हैं। तो पक्षी एवं चमगादड़ के पंख जो हैं वो समजात अंग
नहीं है, समरूप हैं लेकिन समजात नहीं। क्या है? समरूप अंग है लेकिन समजात अंग नहीं है। विभिन्न प्राणियों की समजात अंग यह बताती है कि वो सभी जंतु एक पूर्वज थे। हाँ, ये सही है, केवल 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जर्मन सिल्वर CuZnNi सही है। मोनेल मेटल CuNi ये भी सही है। रोज मेटल CuPbSn यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा BiPb और Sn। ठीक है। नेक्स्ट है, सीधे ऊपर फेंका गया एक गेंद के हाथ में फेंकने से फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड के बाद लौट के आता है। ठीक है, तो देखिए ऊपर जाने में 3 सेकंड लगा होगा, आने में भी 3 सेकंड लगा होगा। यहाँ तक समझिए। आगे है कि तो गेंद का प्रारंभिक वेग कितना होगा? गेंद का प्रारंभिक वेग आसानी से निकाल सकते हैं, v बराबर u माइनस GT कर दीजिए। v 0 हो जाएगा, u का u हो जाएगा 10 गुना 3 हो जाएगा, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड जो इसकी चाल थी फेंकने वक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित कवकों में से कौन एक कोशिकीय? आपको पता है एक कोशिकीय कवक कौन सा है? इस्ट है। और बहु कोशिकीय कवक अगर से पूछा जाए हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। कंटिन्यू 2-3 सेट से मैं इस बात को बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, मानव के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा छोटी आंत। कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में जाइलम से होकर जल तथा खनिज लवण का परिवहन रसाकर्षण कहलाता है। ये सही है। रसाकर्षण विसरण विधि द्वारा संपन्न होता है। विसरण यहाँ पे नहीं होगा, रसाकर्षण जो है वो परासरण विधि द्वारा संपन्न होता है। इसका आंसर केवल एक सही है। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा 2% होती है। ठीक है, बाकी 96% जल होता है और अन्य तत्व बोला जाए तो 2% अन्य तत्व भी होता है। क्लोरीन के अणु Cl2 में किस प्रकार का रासायनिक बंधन है? क्लोरीन के अणु Cl2 में किस प्रकार का रासायनिक बंधन है? इसमें रासायनिक बंधन आपका हो जाएगा अध्रुवीय सहसंयोजी, अध्रुवीय सहसंयोजी रासायनिक बंधन। नेक्स्ट है, एक गतिशील वस्तु गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़त्व। नेक्स्ट है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस गति के नियम का विस्तारित रूप है? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग गलत आंसर बताएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन का ओजोन क्षरण दोनों के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। वैश्विक तापन भी दे रहा है और ओजोन क्षरण दोनों दे रहा है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशिष्ट ऊष्माधारिता तथा ऊष्माधारिता दोनों एक ही भौतिक राशि है। बिल्कुल गलत है। उपयुक्त दोनों भौतिक राशि का मात्रक जूल प्रति केल्विन है। बिल्कुल दोनों का नहीं। अब मैं बता देता हूँ, विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है। जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है विशिष्ट ऊष्माधारिता का, और सिर्फ ऊष्माधारिता का हो जाएगा जूल प्रति केल्विन। तो केवल क्या दोनों में से कोई सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा इसमें बोरेक्स। प्रत्येक हृदय धड़कन में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किया जाने की मात्रा, तो बाहर की ओर पंप किया जाने की मात्रा है 70 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने ज़ेनॉन के यौगिक का निर्माण कर इस मिथक को समाप्त कर दिया कि अक्रिय गैस अस्थायी है और अभिक्रिया नहीं करने का कारण यौगिक नहीं बना सकता है? बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नील्स बार्टलेट। क्या हो जाएगा? नील्स बार्टलेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग? अल्टीमीटर का उपयोग। अल्टीमीटर का प्रयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में वृद्धि हेतु उपापचय का नियमन के जिम्मेदार ग्रंथि है। तो शरीर में वृद्धि हेतु उपापचय के नियमन का जिम्मेदार ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, कास्टिक पोटास प्रबल क्षार है जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड निर्बल क्षार है। क्यों? तो कास्टिक पोटास जो है वो प्रबल क्षार है जबकि अमोनियम ऑक्साइड जो है वो निर्बल क्षार है। क्यों? इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सी ग्रंथि या कौन सा अंग है जो मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता है? ये हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। क्योंकि यकृत यानी लीवर जो है वो सिर्फ एक ही होते हैं, बाकी किडनी तो आपको पता है, तो फेफड़ा भी 2 भाग में होता है, अनिविरी ग्रंथि भी 2 भाग में होता है। नेक्स्ट है, दूध का दही में परिवर्तित होने की किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है,
एल्युमिनियम के निष्कर्षण में व्यावसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले विद्युत अपघट्ट निम्न में से कौन से? तो निम्न में से हो जाएंगे Al2O3 तथा NaAlF6 का गलित मिश्रण। नेक्स्ट है 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गेंद किस वेग से धरातल से टकराएगी? तो 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया गेंद किस वेग से धरातल से टकराएगी? इसकी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, v² बराबर u² प्लस 2gh। इस फॉर्मूला पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आपको आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है उष्मा स्थानांतरण के किस विधि को न्यूनतम कर थर्मस फ्लास्क गर्म वस्तु को बहुत देर तक गर्म तथा ठंडी वस्तु को बहुत देर तक ठंडी रखती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तार परिसर के बीच पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक तेजी से होती है? तो किस ताप परिसर के बीच होगी? तो इसमें हो जाएगा आपका 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। लास्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना है? तो चंद्रमा के पलायन वेग का मान पूछा जा रहा है, तो इसका मान जो है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। 2.038 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट में दे देना है। और बाकी आपको इसका PDF चाहिए तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका चार्ज है मात्र 11 रुपये। टेलीग्राम पर आके मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, आपको कोई डाउट है तो वहाँ पूछ लीजिएगा, उसके बाद QR दूँगा, फिर पेड करके आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।